गुड इवनिंग टू एवरीवन, दिस इज सुमित सिंह। और आज हम लोग हिस्ट्री की राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के समापन के तौर पे, चूँकि आप देख सकते हैं ये चैप्टर 4 है, तो ये 4 भाग में बटा हुआ ये चैप्टर था, जैसा कि आपने देखा होगा। और इसके लिए मैंने टोटल लगभग 5 से 6 वीडियोज़ बनाए हैं और पूरी वीडियो जो है एक ही प्लेलिस्ट में है। और मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि अब तक हम लोगों ने सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट वगैरह वगैरह और खिलाफत वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इतिहास में इन मूवमेंट्स की वजह से क्या एक मोड़ आया, किस तरह से क्रांतिकारी दलों ने इस चीज़ को आगे लेकर के लोगों के सामने रखा, किस तरह से यूथ देश की आज़ादी के प्रति जागरूक हुए, कम पढ़े लिखे लोगों पर इस आंदोलन का क्या असर पड़ा, वह बुद्धिजीवियों का इसमें क्या इन्फ्लुएंस था। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर में अब तक हमने ये भी देखा कि महिलाओं का क्या रोल था इस आज़ादी की लड़ाई में, महिलाओं का कितना प्रतिशत योगदान था, क्यों महिलाओं को नज़रअंदाज किया गया, महात्मा गांधी के कौन से नियम और कौन से ऐसी चीज़ें थी जिस पर क्रांतिकारी दल 2 भागों में बंट गया था, कुछ उनके समर्थक और कुछ उनके खिलाफ। तो अब चूँकि चौथा चैप्टर शुरू है और यहाँ इस चैप्टर का नाम ही है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अर्थात अब एकजुटता की भाव का जो सोच आया लोगों के अंदर में इन आंदोलन के बाद, और किस तरह से लोगों को आज़ादी की कीमत समझ में आई। लोगों को ये लगने लगा कि हमारे ही देश में हम इंसान नहीं कुत्ता बन के रह गए हैं, और अपनी पहचान को बदलने के लिए वह जो लड़ाइयाँ लोगों ने लड़ी थी उससे जो एकजुटता आई, यह चैप्टर एक छोटा सा प्रयास है आपको समझाने और बताने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 4 इन नेशनलिज्म इन इंडिया, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जी हैं हमारे। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। तब तक लोगों में एकजुटता की भाव नहीं आई जब तक लोगों ने ये नहीं सोचा कि कुछ भी हो, चाहे वो भारत के किसी भी प्रांत में रहते हों, किसी भी तरह की समुदाय में रहते हों, लेकिन कुल मिला करके वो एक हैं, ये देश एक है, ये समाज एक है और ये लड़ाई एक है। When they discover some unity that binds them together, but how did the nation become a reality in the minds of people? How did people belonging to different communities, regions or language groups develop a sense of collective belonging? यानी कि अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग शिक्षा के स्तर के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग, इन सभी लोगों के अंदर में किस तरह से भाव आया कि ये देश हमारा एक है और हम इस देश के नागरिक हैं और एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है। यानी वो सेंस कैसे आया, इस चीज़ को हम जानते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। यानी कि यूनाइटेड स्ट्रगल्स का मतलब हो गया सामूहिक जो संघर्ष किया गया, यह सब चीज़ उसका देन था। अगर इसको हम ऐसे समझाएं कि आज मैं अकेला लड़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए लड़ूँ कि मेरे उत्तर प्रदेश में ये चीज़ गलत हो रही है और मैं अकेला लड़ूँ, और धीरे धीरे मीडिया के ज़रिए या लोगों के ज़रिए लोग ये जान जाएं कि नहीं, ये जो है अपने प्रदेश के लिए लड़ रहा है, और प्रदेश के अन्य अन्य इलाकों और ज़िलों से और कस्बों से लोग आएँ और मेरे मूवमेंट को बड़ा करें, और कहीं ना कहीं हम सभी की लड़ाई में कॉमन वर्ड हो यूपी। तो उसी प्रकार से जब इतिहास में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई होने लगी, मैस स्ट्रगल्स होने लगे, तमाम आंदोलन होने लगे, धीरे धीरे लोगों तक ये बात प्रचारित हुई और लोग ये समझने लगे, ये जानने लगे कि कहीं ना कहीं हमारे अलग अलग प्रांतों में सभी लोगों के लड़ने का एक कॉमन मकसद है कि तिरंगा को लहराया जाए और देश को आज़ाद कराया जाए। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। But there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, folklore, songs, popular prints, symbols all played a part in the making of nationalism. अर्थात लोगों में राष्ट्रीयता जगाने में उतना ही रोल राष्ट्रीय गीत, क्षेत्रीय गीत, कपड़े, सिम्बॉल्स, फ्लैग्स वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों का भी एक बहुत महत्व कहीं ना कहीं था। जाहिर सी बात है कि आज हम जिस तिरंगे को देख करके सलाम करते हैं, जिस तिरंगे के सम्मान में हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाते हैं, वह तिरंगा भी एक इमेजिनेशन था, लोगों को एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास। अगर आपसे कोई पूछे कि इस झंडे का क्या रोल है, तो आपका सबसे पहला जवाब होगा, ये झंडा हमें भारतीय होने का एहसास कराता है और भारत के लिए मर मिटने की सोच दिलाता है। तो कहीं ना कहीं देश की भाषा, देश की गान और देश का ध्वज, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर में राष्ट्रीयता को डेवलप करता है। आप समझ रहे हैं सब लोग?
नेक्स्ट, द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज यू नो इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। आप किसी भी देश को आप ज़्यादातर देखते हैं एक इमेज के जरिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया को कंगारू कहना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, एक सिंबल या एक इमेज में आपने देखा होगा हम लोग भारत को भारत माता कहते हैं। तो ये कल्पना ही मात्र तो है, एक देश को माँ की उपाधि देना, फिर उनको शेर के ऊपर उनको बिठा देना, उनको जंजीरों में जकड़ देना, ये कहीं ना कहीं देखिए इसके पीछे एक कारण था। आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत को माँ की उपाधि क्यों दी गई। देखिए दरअसल में हम जिस देश के नागरिक हैं, भारत देश में औरतों का सम्मान देवी देवताओं की तरह किया जाता है, क्योंकि मातृभूमि का स्थान माँ से बढ़कर होता है। ऐसी स्थिति में इस भारत देश को एक औरत की इमेज में लाया गया और उनके पैरों में और हाथों में बेड़ियां जंजीरों को बांध दिया गया कि ताकि लोगों का इमोशंस जाग सके और देश को अपनी माँ समझ करके कूद पड़े उस लड़ाई में और उस बेड़ियों से अपने देश को आज़ाद कराएं। तो यानी कि सिंबलाइज करने का सीधा सीधा तात्पर्य था कि हम लोग फीमेल के प्रति हमारा इमोशंस ज़्यादा होता है, माँ के प्रति हमारा लगाव ज़्यादा होता है। अगर इस देश को एक औरत का रूप दिया जाएगा तो लोग इसको माँ कह करके अपना गर्दन कटवाने के लिए कभी भी आगे आ जाएंगे। यही सोच के साथ भारत को भारत माता की उपाधि मिली। This helps create an image with which people can identify the nation। अब यहाँ देखिए ये किस चीज में दर्शाता है कि लोगों की सोच के अकॉर्डिंग एक इमेज बन जाता है, तो उसी रूप में देश को देखने लगते हैं। गणेश जी कहते ही आपके दिमाग में एक हाथी वाले मस्तक के एक देवता जिनको हाथी मस्तक है, या हनुमान जी को देखते ही एक वानर स्वरूपी मानव के रूप में आप इमेजिनेशन कर लेते हैं। क्योंकि देवी देवताओं को जिस इमेज में आपने बचपन से आपने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है, वो एक इमेज कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। आज भी जब हम भारत कहते हैं तो देश की फीलिंग आती है, लेकिन जैसे ही भारत माँ कहते हैं तो हम सभी की आंखों में वो इमेज दौड़ने लगता है, जिस इमेज के अंतर्गत आपने देखा है कि एक पीछे भारत का नक्शा बना हुआ और शेर पे बैठी एक लेडी हैं जिनके हाथ पैर को जंजीरों से बांध दिया गया। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है, न सिर्फ हमें इग्नाइट भी करता है कि हम लड़े उस चीज के लिए जिसे हमने माँ का रूप में, जिसको हमने माँ के रूप में देखा। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। कहा जाता है ये 20वीं शताब्दी का वो दौर था कि जब राष्ट्रीयता बहुत तेजी से बढ़ रही थी और लोगों के अंदर में विजुअल इमेज जो है भारत माता की कहीं ना कहीं बैठा दी गई थी। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि भारत माता की इमेज आपके सामने पूछेगा तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आप लेंगे। In 1870 he wrote वंदे मातरम as a hymn to the motherland। ये जो वंदे मातरम आप देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 में लिखी गई थी। Later it was included in his novel आनंद मठ and widely sung during the स्वदेशी मूवमेंट in बंगाल। बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में आनंद मठ नाम की इनकी एक नॉवल में इसको पब्लिश किया गया और बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो वंदे मातरम बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा गुनगुनाया जाने लगा। Moved by the स्वदेशी मूवमेंट, अविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। ये देखिए अविंद्रनाथ टैगोर की ये बनाई गई भारत माता की इमेज 1905 में बनाई गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक देवी के रूप में इनको दर्शाया गया है। इन हिज पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर, शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। अर्थात कहीं ना कहीं एक शांत, एक कहीं ना कहीं ईश्वरीय शांत गुणों से युक्त एक औरत की इमेज को इन्होंने अपनी इमेज में दर्शाया। अब देखिए बहुत शांत मुद्रा में आपके सामने में ये दिख भी रही है। इन सबसिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ये मॉडिफाई होकर आज माता दुर्गा के रूप में आ चुकी हैं। द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। अलग अलग आर्टिस्ट ने, लोगों ने, अब आपने ही देखा होगा हमारे घरों में जो देवी देवता का फोटो रहता है हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी आप हंस पे बैठी हुई माँ सरस्वती को देखते हैं, कभी सफ़ेद कमल पे बैठी हुई माँ सरस्वती को देखते हैं, कभी वीणा के ऊपर बिठा दिया जाता है। तो अलग अलग कलाकार उनको जिस रूप में देखता है उस रूप में वो इमेज हमारे सामने आती है और हमारे घर की वो तस्वीर हमारे माइंड में सेट कर जाती है। तो भारत माता को अलग अलग कलाकारों ने जिस रूप में देखा उन्होंने अपनी पेंटिंग में उसको ड्रॉ किया। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1905 में बनाई गई वह पेंटिंग ये सबसे मशहूर पेंटिंग थी जो शुरुआती दौर में भारत देश को, हमारी मातृभूमि को माता का एक रूप दिया गया।
डिवोशन टू हिज मदर फिगर केम टू बी सीन एंड द एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। जाहिर सी बात है, अपने माँ के प्रति हमारी एक भक्ति, एक भाव जो है वो तो कहीं ना कहीं हमारे नेशन में कहीं ना कहीं कूट कूट के भरी है। हम लोग अपनी माता को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In late 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by bards and toured villages to gather folk songs and legends. अर्थात 19वीं शताब्दी के लेट इश्यूज में लोग क्षेत्रीय गानों को महत्व देने लगे, फोक सॉन्ग्स को, ये जो गाँव में गाई जाती है, और लोग ये गाना गा गा करके गाँव गाँव घूमने लगे देश के लिए। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कोविड पे भी क्षेत्रीय गायकों ने बहुत सारे गीत गाना अलग अलग भाषाओं में गाए, पंजाबी में, बंगाली में, सब लोग, ताकि वहाँ की लोकल जनता जो हिंदी नहीं समझ सकती है उनकी क्षेत्रीय भाषा में उस बीमारी को समझ सके और उसके परहेज को कर सके। These tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside force. उनके हिसाब से ये जो कहानियाँ थी कहीं ना कहीं एक सच्चाई में एक पिक्चर को दर्शा रही थी और लोगों के अंदर में असली भारत की इमेज को दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो इमेज जो विदेशी ताकतों द्वारा दबा दी गई थी और लोगों के अंदर में एक नफरत की बीज बो रही थी। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one national identity and restore a sense of pride in one's past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led to the movement for folk revival. खुद बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी छोटी छोटी कविताएं, ऐसी जो क्षेत्रीय गीत गाने थे उनको संग्रह करना शुरू किया और लड़ाई शुरू की। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया क्षेत्रीय स्तर पर देश की विशेषताओं को बतलाने का और देश के महत्व को समझाने का। इन मद्रास नतेशी शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, यानी कि नतेशा शास्त्री जो थे मद्रास के अंदर में उन्होंने एक फोक की कलेक्शन दी, द फॉकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया उसका नाम था, जिसमें बहुत सारी कलेक्शन थी तमिल भाषा में। तमिल लोग वहाँ ज़्यादा बोलते हैं। He believed that folklore was national literature and it was the most trustworthy manifestations of people real thought and characteristics. कहीं ना कहीं लोगों द्वारा बनाई गई इस तरह की लोकगीत, लोक कहानियाँ देश के प्रति लोगों के अंदर में एक कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धा और स्नेह जगाएगी देश के प्रति, और देश के लोग उसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे और कहीं ना कहीं यह लोगों की असली सोच और विशेषताओं को दर्शाएगा। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them a feeling of nationalism. जैसे जैसे हमारे देश में यह आंदोलन बढ़ते गए, जो राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता लीडर्स थे वो लोग इसके प्रति ज़्यादा अवेयर हुए और लोगों तक ये पिक्चर्स, ये फॉक्स और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उन लोगों ने पहुँचाने का कार्यक्रम शुरू किया। During the Sadusi movement in Bengal, the tri-color flag, red, green, yellow, was designed. बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान में एक तिरंगा डिजाइन किया गया। आपको पता है तिरंगा में लाल, हरा और पीला रंग था। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसमें जो थे 8 मतलब कमल थे जो ब्रिटिश इंडिया द्वारा दर्शाए गए वह क्षेत्र थे जो जिनमें ब्रिटिश का कैप्चर था। 8 प्रोविंस की बात है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और उसमें एक क्रिसेंट मून यानी कि ये वाला मून जो कटा हुआ मून होता है जिसको हम लोग ईद के चांद के तौर पे या तीज के चांद के तौर पे देखते हैं, उस चंद्रमा को भी उसमें दर्शाया गया। By 1921 गांधी जी हैज डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 तक महात्मा गांधी ने स्वराज के लिए एक फ्लैग डिजाइन किया। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। अब की बार उसमें एक चरखा डाल दिया गया। दरअसल में वह चरखा उस चरखे देश का प्रतीक था, हमारे देश का प्रतीक था, जहाँ पे बुनकर उन चरखों से कपड़े निकाल कर, सूत निकाल करके लोगों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए कपड़ा बनाते थे। कहीं ना कहीं वो हमारे देश की ट्रेडिशंस को भी दर्शा रहा था। गांधी जी आइडियल ऑफ सेल्फ है। Carrying the flag, holding it aloft during marches become a symbol of difference। और कहीं ना कहीं युद्ध में वह तिरंगा लोगों के हाथ में एक देश की पहचान अलग से बनने लगा, लोग लेकर के उसको घूमने लगे। Another meaning of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians began looking in the past to discover India's greatest achievement. कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश आए तो हम लोगों को बहुत पिछड़ा समझते थे,
कम जानकार समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे। ये समझते थे कि हम देश नहीं चला सकते हैं, शासन नहीं चला सकते हैं। तो जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे जो इतिहासकार थे, भारत के नेशनलिस्ट थे, उन लोगों ने इतिहास में झांक करके देखना शुरू किया कि इन अंग्रेज़ों के बीच में हम में से कौन सा ऐसा भारतीय है जिसने कुछ बड़ी इन्वेंशंस या डिस्कवरीज की हैं, जिसकी मदद से हम अपने देश का और लोगों की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अंग्रेज़ ने लोगों की सोच को दबा दिया था कि हम किसी लायक नहीं। आप ही को अगर रोज़ ये कहा जाए कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप निकम्मे हैं, आप नाकारे हैं, आप नालायक हैं, तो ये चीज़ अगर आपको एक आदमी नहीं, अगर चारों ओर से सभी लोग आपको बोलने लगे, तो आप अगर कुछ कर भी सकते हो तो ये सोच आपके अंदर ही रह जाएगी और आप निकम्मे ही रह जाएंगे। तो इतिहास में जा करके उसको कुरेदने की ज़रूरत थी। जहाँ पर हमारा देश कमज़ोर साबित हुआ था, उस चीज़ को सही करने की ज़रूरत थी। इतिहासकार लोग लग गए ढूंढने में कि इतिहास में वो कौन कौन सी चीज़ हमारे द्वारा की गई है जिसको अंग्रेज़ों ने नज़रअंदाज किया, और ये चीज़ अगर देश की जनता के सामने ला दिया जाएगा तो देश की जनता निश्चित तौर पर अपने इतिहास पे गौरवान्वित होगी और वापस वह जागृत होकर के बड़े और अच्छे काम करने लगेगी। समझ में आया बात? तो आगे फिर अब वो लोग देश की महान शौर्य गाथा को लिखना शुरू कर दिए। जो भी, चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में था, चाहे साइंस में था, चाहे मैथमेटिक्स में था, चाहे धर्म में था, चाहे संस्कृति में था, चाहे कानून में था, चाहे क्राफ्टिंग में था या ट्रेडिंग में था, जितनी कहानियाँ थी उसको लोग छापने लगे। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू was followed by history of decline when India was colonized. This nationalist history urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. अर्थात लोगों ने जब इन इतिहास को खोज करके लोगों के सामने लाया तो उनका सबसे पहला लक्ष्य था कि इस इतिहास के जरिए लोगों को ये एहसास कराना कि हमारा पास्ट बहुत मजबूत था, पास्ट में हमने बहुत सारे काम किए, हर क्षेत्र में हमने झंडा फहराया, लेकिन हम गुलाम थे। इस वजह से हमारे किए गए कार्यों को नज़रअंदाज किया गया और कहीं ना कहीं समय आ गया है जागृत होकर के लड़ने की, ताकि हम अपने इतिहास को मजबूत कर सकें और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे सकें। चूँकि हमारे इतिहास को इसलिए दबाया गया क्योंकि हम गुलाम थे, तो ज़रूरत है गुलामी से बाहर निकलने की। ठीक, समझ में आ रहा? देखिए, दिस एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वेर नॉट विदाउट problems. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, the people of other community felt left out. अब चूंकि बनाने वाले पिक्चर को सब लोग हिंदू थे, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को ज़्यादा इसमें तवज्जो मिल गई, ज़्यादा अपलिफ्ट हो गए, हिंदुओं की पिक्चर्स ज़्यादा आई, तो कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय और धर्म के लोग इसमें अपने आप को सहज महसूस कर रहे थे। और धीरे धीरे यूनिफिकेशन की इस प्रोसेस में सबसे बड़ी बाधा थी कि जहाँ हम लोग देवी देवता के स्वरूप में भारत माता को और अन्य चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ लोग किसी पिक्चर को नहीं मानते थे, यानी कि मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय किसी पिक्चर को नहीं मानते थे, तो वो लोग इसमें अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। अब देखिए, एक सोर्स ई में कुछ लिखा गया, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। इन अर्लियर टाइम फॉरेन ट्रेवलर्स इन इंडिया मार्क्ड एट द करेज, ट्रुथफुलनेस and modesty of the people of Aryavamsa. Now they remark mainly on the absence of this quality. In those days, Hindus would set out on conquest and hoist their flags in Tartar, China and other countries. Now a few soldiers from the teeny island far away are loading it over the land of India. ये देखिए, इसमें तन्नी चरण चट्टोपाध्याय उन्होंने अपनी एक छोटी सी कॉलम लिखी थी। और पुराने समय में जो इतिहासकार आते थे, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि नेशनल फ्लैग और नेशनल इस तरह की चीज़ों का सिंबलाइज वे में जो चीज़ उनके सामने आती थी देश की, वो चीज़ को वो बहुत गौरवान्वित होकर के समझते थे कि ये फलना देश का फ्लैग है। यूरोपियन कल्चर ऑलरेडी फ्लैग का था इंडिया से पहले से, वहाँ पे लोग सिंबलाइज करके रहते थे। आपको भी पता है कि नेशनलिज्म इन यूरोप इंडिया से पहले की बात है, खुद यह बात आपने भी पढ़ा। यहाँ तक कि आपको भी पता होगा कि ब्रिटिश भी कभी गुलाम था। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ने गुलामी नहीं झेली है, गुलामी उन्होंने झेली है, लेकिन वो समझदार थे, उन्होंने समझदारी से अपने आप को आज़ाद भी कराया और कई देशों को गुलाम बना करके जो लॉस उनका हुआ था वो सब कुछ कर दिए। अब बाहर से जब लोग आते थे और बाहर से आने के बाद यहाँ पर आते थे, कहीं ना कहीं यहाँ के आर्य, मतलब चूँकि आर्य का मतलब हिंदू था, लोग ने आर्यावर्त हम लोग क्यों कहते हैं, यहाँ के आर्यों का एक सिंबलाइज, एक यहाँ की एक महानतम इतिहास से इन्फ्लुएंस्ड होकर के आते थे। और अब उनको वो चीज़ें उस ज़माने में लोगों को जो आकर्षित करती थी, वो धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी, क्योंकि आपको भी पता है कि धीरे धीरे आर्यावर्त इंडिया बन रहा था। और जाहिर सी बात है कि जब हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जाते हैं तो अपनी पुरानी कुछ सभ्यताओं को भूल बैठते हैं और उसकी नकारात्मक स्थितियाँ कहीं ना कहीं हमारे देश में पड़ती हैं।
अब आ गए हम लोग कंक्लूजन पे बच्चों। कंक्लूजन का मतलब अब चैप्टर का समाप्ति, और यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को समाप्त होते हुए देख रहे हैं। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए धीरे धीरे लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट व दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडिया, यानी कि अलग अलग तरह के समूह और समुदाय के लोग जो इंडिया के थे वो कॉमन स्ट्रगल में धीरे धीरे करके 20वीं सेंचुरीज में लोग जुड़ते जा रहे थे। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल ग्रेवियंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो लोगों के दुख और व्यथा थी उसको एक पूरी प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के जरिए आज़ादी की एक लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर रही थी। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फॉर्ग अ नेशनल यूनिटी, और इस तरह के मूवमेंट से सीधे सीधे आंदोलनकर्ताओं का मुख्य मकसद था देश में राष्ट्रीय एकता को डेवलप करना। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट्स विथ वेराइड एस्पायरेशन एंड एक्सपेक्टेशन, जैसा कि हमने देखा था कई प्रकार के समूह और समुदाय इसमें अलग अलग मकसद लेकर के घुसे थे। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, जो किसान थे उनको टैक्स से मुक्ति चाहिए थी, जो ट्रेडर्स थे उनको टैक्स से मुक्ति चाहिए थी, फॉरेन गुड्स से मुक्ति चाहिए थी, वगैरह वगैरह। तो सबके अपने अपने उम्मीदें और अपेक्षाएं थी। As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different for different people. जाहिर सी बात है, लोगों की जैसे दुख व्यथा अलग अलग थी तो लोगों की कॉलोनियल रूल से फ्रीडम का भी सोच अपना अपना अलग अलग तरीके का था। The Congress continuously attempted to resolve differences and ensured that the demand of one group did not alienate other. कांग्रेस की मुख्य मकसद यही थी कि ये जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लोगों के अंदर में अलग अलग सोच डेवलप हो रही है, उसको कुल मिलाकर के सारी ताकत को आज़ादी की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, और लोगों की सोच जो दूसरे समुदाय की सोच है दूसरे समुदाय पे हावी ना हो, और दोनों की सोच को सेपरेट रखा जाए और लोगों की डिमांड को समझा जाए। दिस इज प्रेसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन, और यही कारण था कि एक को खुश करने के चक्कर में दूसरे को नाराज कर बैठते थे और मूवमेंट जो था वो इफेक्टेड हो जाता था। द हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वेर फॉलोड बाई फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये सारी चीज़ें जो बार बार आंदोलन में डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा कारण था, जो अंदर ही अंदर जो 2, 4, 5 ग्रुप थी, सबकी सोच अलग अलग थी आज़ादी के लिए। किसी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ टैक्स से फ्री होना था और उनको कुछ नहीं चाहिए था। किसी के लिए मकसद था कि फॉरेन गुड्स ना आए, उनका मकसद सिर्फ यही था। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं हूँ और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हर आदमी के लिए मैं अलग अलग हिसाब से मायने रखता हूँ, मान लीजिए किसी के लिए है कि मैं बोरिंग हूँ, किसी के लिए मैं पकाऊ हूँ, किसी के लिए मैं राक्षस हूँ, किसी के लिए दलिद्र हूँ, किसी के लिए गुरु हूँ। अब जिसकी जो सोच है, जिसकी नज़र में मेरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को नज़रअंदाज करके मेरी बात को सुनेगा। वो कहेगा सर पढ़ा रहे हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन जिसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं पढ़ाऊँ या नाचूँ उसके लिए एक ही बराबर है, वो नहीं करेगा। उसी प्रकार से आंदोलन में अलग अलग लोगों का अलग अलग मकसद था। मकसद सिर्फ एक था कि हमें देश को आज़ाद कराना। ऐसे में जो अलग अलग ग्रुप अपनी अपनी लालच लेकर के उसमें घुस जाता था आज़ादी की लड़ाई में, जैसे ही उसको उसकी लालच पूरी होती दिखती थी वो आंदोलन छोड़ के चला जाता था, और ये एक बहुत गलत बात थी। ऐसे में हमारा आंदोलन कमजोर पड़ता था, क्योंकि अभी मान लो अगर मैं एक कोचिंग चला रहा हूँ, 100 बच्चे की एक बैच बनाई मैंने, मान लो, और मैंने सोचा कि ये 100 बच्चे हैं, इनसे मेरा ये हो जाएगा और ये सब कुछ है, और फिर मालूम पड़ा कि धीरे धीरे एक एक महीना करके 100, 90, 80, 70, 60 करते करते सब चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा वो मोटिव पूरा नहीं होगा और मेरा आंदोलन कमजोर होगा। उसी प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में जब अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग समाज के लोग जब आपस में जुड़ रहे थे, तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी इस आंदोलन को लेकर। यह चैप्टर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब था कि लोगों को एक कंप्लीट आज़ादी के एक फ्रेम में ला करके रख देना है कि ये सब लोग, चाहे धोती वाला हो या जींस वाला हो, साड़ी वाली हो या मिनी स्कर्ट वाली हो, सभी देश के लिए लड़ रहे हैं, और सबका एक उद्देश्य है भारत को आज़ाद कराना। क्योंकि ये टेंशनाइज वर्क इसलिए भी था कि हर आदमी का आज़ादी का अपना अपना तरीका होता है। किसी के लिए आज़ादी केवल घूमना होता है, तो किसी के लिए आज़ादी केवल खाने पीने की आज़ादी होती है, तो किसी के लिए कपड़े पहनने की आज़ादी होती है, और किसी के लिए आज़ादी होती है कि उसको दिन भर छोड़ दो। ऐसे में जिसके मन में आज़ादी की जिस प्रकार की सोच रहेगी, वो आदमी आज़ादी को उस तरह से देखेगा।
और ये सबसे बड़ा टेंशन था कांग्रेस का और महात्मा गांधी का, जिनको लास्ट तक ये लगा कि हम आंदोलन करते तो हैं लेकिन अलग अलग सोच वाले लोगों की वजह से हम लोगों को एकजुट नहीं कर पाते हैं और हमारा मूवमेंट फेल हो जाता है। तो एक छोटा सा प्रयास था बच्चों, इस छोटे छोटे शब्दों के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। और जाहिर सी बात है ये चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है। कुछ प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। कह रहे हैं एक्सप्लेन करिए व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कह रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करिए कि जो नेशनलिज्म का ग्रोथ था, यानी कि राष्ट्रीयता की जो सोच जो बढ़ाई जाती है किसी भी क्षेत्र में, कॉलोनी में, उसका कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कैसे रिश्ता था। तो बिल्कुल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब था एंटी ब्रिटिश रूल। तो जाहिर सी बात है कि नेशनलिज्म बढ़ेगा तभी तो हम एंटी ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ेंगे। इसको आप अपने शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन करें। इसके अलावा हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। जाहिर सी बात है पहले युद्ध के बाद चीजें महंगी हो गई, वॉर्स की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ा, चीज़ों में टैक्स लगने लगा, लोगों के जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी था कि ब्रिटिश इंडिया करके वो लड़ रहे थे, ब्रिटिश ने ये डिक्लेयर किया था कि वॉर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम छोड़ के चले जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देश में ये भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना जब पूरी दुनिया हमारे देश के साथ मिल करके लड़ रही थी और हम भी अपनी एक ग्रुप बना करके दुनिया के खिलाफ, जो भी हमारे खिलाफ देश थे, हम उनके खिलाफ लड़ रहे थे। Why Indians were outraged by रॉलेट एक्ट? क्योंकि बिना ट्रायल के था, रॉलेट एक्ट बिना ट्रायल के था, किसी को उठाओ बंद कर दो, मैच स्ट्रगल ना करने दो। तो कहीं ना कहीं इससे जो थे हम लोगों में रोष हुआ, एक क्रोध जमा, सारी चीजें। Why गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? हमेशा की तरह हिंसा, जगह जगह मारपीट, जगह जगह तोड़ फोड़, सरकारी खजानों का नुकसान, महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने विड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। व्हाट इज द मीट बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह? इसका मतलब ये है सत्य के लिए आग्रह, टू रिक्वेस्ट फॉर द ट्रुथ, यही इसका आइडिया है। और ट्रुथ क्या था कि हमारा देश है, आप परदेसी हैं, आप कमाने आए हैं, आप कमाओ खाओ और जाओ और हमारे देश को आज़ाद कर दो, यही था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट एक लिखना है जलियांवाला बाग पे और साइमन कमीशन पे। बच्चों आप इसमें इतिहास के लिए बहुत अच्छी अच्छी सोर्स है, विकीपीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर बहुत अच्छा खासा आप रिपोर्ट बना सकते हैं अपना। सिर्फ एक विकीपीडिया काफ़ी होगी आपकी इस पूरी चीज़ों के लिए, बहुत सा डिटेल में आप लिख सकते हैं। कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर 1। अब जो चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप था, उसमें जो जर्मेनिया का जो इमेज है उससे भारत माता की इमेज को कंपेयर करें। भाई जाहिर सी बात है यूरोपियन कल्चर के हिसाब से उन्होंने अपनी सोच रखी होगी। यहाँ पे हम लोगों के देश में एशियन कल्चर था, हम लोग भारत के कल्चर के हिसाब से हमने उनको एक देवी देवता का स्वरूप दिया था। वहाँ देवी देवता नहीं होते हैं, वहाँ का अलग सोच है। अब कोई कहे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आप माता रानी से कंपेयर करो तो कोई कंपेयर ही नहीं है, क्योंकि उनको हमने माँ का रूप दिया है। पता नहीं उसको वो लोग किस सोच से यूरोपियन देशों ने बनाया है। खैर, तो ये संग्रह था उन सभी चैप्टर्स को मिक्स करके नेशनलिज्म इन इंडिया के 4 चैप्टर्स को, और कुल मिला के सिर्फ एक मकसद था कि आप सभी विद्यार्थीगण, मुझे भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाबा दादाओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जान दिए हैं, खून बहाया है, उसको समझने की और देश के प्रत्येक चीज़ की सम्मान करने की, न कि देश को गाली देने की। देखिए बच्चों, पॉलिटिकल कंडीशन देश का बुरा हो सकता है, देश की पॉलिटिक्स बुरी हो सकती है, लेकिन देश कभी बुरा नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कि घर तो घर होता है, घर के चलाने वालों पे डिपेंड करता है, उसी प्रकार से देश तो देश होता है। देश तो हमारी माँ के समान है, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हमने सांस ली, जहाँ हम बड़े हुए, जहाँ हमने कमाना खाना सीखा, समाज में वर्चस्व बनाया, उस देश का सम्मान मरते दम तक करते रहने की भी एक फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है, और हमें अपने देश का सम्मान मरते दम तक करना चाहिए। अपेक्षाकृत इस लोकतंत्र में रह करके लोगों की सोच से इफेक्टेड होकर के अपने देश को गाली देने की आदत बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ये छोटा सा चैप्टर आपके अंदर एक देशभक्त को जगाने के लिए था। उम्मीद है इस चैप्टर के जरिए मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई होंगी, और उम्मीद है आप देश का हमेशा सम्मान रखेंगे और सम्मान करेंगे। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं इकोनॉमिक्स की अगली कड़ी में। थैंक यू।